हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे न्यू चैप्टर की, जो कि है मैंगोज राउंड द ईयर। भाई प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग कंप्लीट किया था। अब हम मूव करेंगे हमारे न्यू चैप्टर पे। ये होने वाला है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जहां हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स करने होंगे हमें इस चैप्टर के अंडर कवर। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूं विभूति खरे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो, जो कि होने वाला है बेस्ड मैंगोज राउंड द ईयर पे। भाई सबसे पहला टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है वो है डिस्कशन ऑफ चिल्ड्रन। भाई डिस्कशन ऑफ चिल्ड्रन है बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा क्या होने वाला है, वहाँ पे कुछ बच्चे हैं आप ही की तरह जिनका स्कूल में हुआ है लंच टाइम, और लंच टाइम में जैसे ही उन्होंने अपने अपने लंच बॉक्सेस ओपन किए, उन्होंने अपना डिस्कशन किया है स्टार्ट, और एक दूसरे के साथ वो डिस्कस कर रहे हैं कि कौन अपने टिफिन में लंच बॉक्स में क्या रख के लेके आया है। और इसी डिस्कशन के दौरान उन्हें पता चला स्पॉइलेज के बारे में। अब ये स्पॉइलेज क्या होता है ये भी हम कवर करेंगे हमारे इस चैप्टर में, यानी कि व्हाट इज फूड स्पॉइलेज, खाना खराब कैसे होता है। ये हम सब ने पढ़ा है, ये हम सबको पता है कि खाना कभी ना कभी खराब होगा। कैसे खराब होगा ये हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में। और इस टॉपिक का पता कब चला बच्चों को, जब उन्होंने आपस में डिस्कशन करना शुरू किया। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि बच्चों ने आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने स्पॉइलेज, फूड स्पॉइलेज जैसा एक मेजर टॉपिक उनके दिमाग में आया। तो सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, डिस्कशन ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हाउ लॉन्ग योर फूड विल लास्ट। अब ये तो समझ में आ गया कि खाना बहुत दिन तक फ्रेश नहीं रहता, उसमें स्पॉइलेज हो जाती है, लेकिन कौन सा खाना कितने दिनों तक चलता है ये हमें कैसे पता चलेगा, और किस तरह से हम उस खाने को ज़्यादा दिन तक सेफ रख सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं। तो ये चीज़ हम कवर करेंगे हमारे इस टॉपिक में, हाउ टू कीप फूड फ्रेश। यानी कि बच्चों ने आपस में डिस्कस किया कि कौन क्या लेके आया है अपने लंच बॉक्स में। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फूड स्पॉइलेज जैसा एक टर्म यूज़ किया। फिर इसके बाद में ये भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अपने खाने को स्पॉइलेज से बचा सकते हैं, और हम साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से खाना कितने दिनों तक फ्रेश रह सकता है। इसके बाद में एक और हुआ इंसिडेंट जहाँ पे अमन की बीजी ने जाकर के ब्रेड कर दी वापस। भाई वो शॉप से अच्छी खासी ब्रेड लेकर के आई थी, फिर पता नहीं क्यों उन्होंने जाकर के वापस कर दी। तो ये हम पढ़ेंगे अमन की बीजी की स्टोरी में, राइट। इसके बाद में एक आने वाली है आपके लिए समर ट्रीट, जिसे हम कहते हैं ममेडी टंडरा। अब ये क्या है समर ट्रीट, क्या ममेडी टंडरा आपने कभी खाई है या नहीं खाई है, कैसे बनती है, ये सब हम पढ़ेंगे इस हमारे टॉपिक में। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आएगी एक फन एक्टिविटी। जैसे कि हम हर चैप्टर में एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इस चैप्टर में भी हम परफॉर्म करेंगे एक फन एक्टिविटी, जो कि होगा हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो अब आपको पता चला कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले तो हमें बच्चों का, आप ही की तरह बच्चों का जो स्कूल में लंच टाइम में जो डिस्कशन हुआ है उसका हमें बनना होगा एक पार्ट, देखना होगा कि क्या क्या बच्चों ने डिस्कस किया। इस डिस्कशन से फूड स्पॉइलेज कहाँ से आ गया, फूड को स्पॉइल होने के लिए क्या करें कि खाना बहुत दिन तक फ्रेश रहे, अब कौन सा खाना कितने दिनों तक फ्रेश रहता है ये भी हमें पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे अमन की बीजी की स्टोरी कि क्यों उन्होंने ब्रेड वापस जाकर के शॉपकीपर को रिटर्न कर दी। अच्छा खासा लेके आई थी शॉपकीपर से, फिर ऐसा क्या हुआ कि वापस करना पड़ा। नेक्स्ट होगा हमारा समर ट्रीट टॉपिक। समर ट्रीट में हम ममेडी टंडरा के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्टली हम पढ़ेंगे एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, एक फन एक्टिविटी, एंड आई होप उसमें आपको आएगा काफ़ी मज़ा। तो ये हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्कशन ऑफ चिल्ड्रन की, और हमारा खाना कितने दिनों तक सेफ रह सकता है, यानी कि फ्रेश रह सकता है, वो भी हम देखेंगे। इतना क्लियर है आपको? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट 2 टॉपिक्स, राइट। बच्चों के डिस्कशन के साथ, भाई हमारा फर्स्ट टॉपिक ही यही था कि बच्चे कुछ डिस्कस कर रहे थे। कौन थे वो बच्चे? तो वो थे नीतू, अमन एंड प्रीति। नीतू, अमन एंड प्रीति आर बेस्ट फ्रेंड्स।
वो एक साथ स्कूल जाते हैं, लंच भी एक साथ ही करते हैं। स्कूल में हुआ है इनका लंच टाइम और जैसे ही इनका लंच टाइम हुआ इन लोगों ने अपने अपने लंच बॉक्सेस खोले। अमन के लंच बॉक्स को देखकर नीतू बोली, वाओ, अमन्स लंच बॉक्स हैज़ स्वीट पूरीज। यानी कि नीतू अमन के लंच बॉक्स को देख करके हो गई खुश और उसने बोला कि अमन के पास क्या है, स्वीट पूरीज हैं। अमन ने क्या बोला, हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी। अमन नीतू के टिफिन को देख के बोलता है कि आज नीतू आलू की सब्जी लेकर के आई है। वहीं प्रीति ने बोला, आई हैव गॉट भिंडी, और प्रीति क्या लेकर के आई है अपने साथ, भिंडी की सब्जी लेकर के आई है। फिर अचानक क्या हुआ, नीतू ने जो उसका लंच बॉक्स था जिसमें थी पोटैटो सब्जी, उसमें उसे कुछ गड़बड़ दिखी। जैसे ही उसने उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया उसने देखा कि कुछ फाउल स्मेल आ रही है। नॉर्मल जैसे आलू की सब्जी के साथ खुशबू आनी चाहिए वैसी नहीं आ रही, कुछ अजीब सी ही स्मेल आ रही है। इतने में अमन ने बोला कि नीतू मुझे लगता है कि तुम्हारी आलू की सब्जी खराब हो गई है, सड़ गई है, यानी कि वो स्पॉइल हो गई है। फिर इतने में प्रीति ने बोला कि इस सब्जी को मत खाना, अदरवाइज क्या होगा, तुम बीमार पड़ जाओगी। एक काम करते हैं, आज तुम मेरे साथ मेरी भिंडी की सब्जी शेयर करा लो। ये था इन तीनों बच्चों का एक डिस्कशन जो कि हुआ था इनके लंच टाइम पे। क्या हुआ, नीतू की सब्जी हो गई खराब। अब ये फूड स्पॉइलेज होता क्या है, देखो फूड स्पॉइलेज एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हमारा जो खाना है, जो भी फूड आइटम हो, चाहे वो कुक्ड हो या वो हो रॉ, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं हमारे खाने से पहले, इससे पहले कि हम जाकर के फूड को खा लें, वो आ जाते हैं और उस फूड को खाना शुरू कर देते हैं। अब हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। बैक्टीरिया जिस चीज़ में प्रेजेंट है, क्या हम उस चीज़ को खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज़ में बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको अगर हमने खा लिया तो क्या हो जाएगा, हमें हो जाती है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मेजर रीज़न क्या होता है, मेजर रीज़न यही होता है कि हमने बैक्टीरिया से कंटेमिनेटेड फूड या कोई भी लिक्विड कंज्यूम कर लिया हो। तो बच्चों, फूड स्पॉइलेज क्या होता है, फूड स्पॉइलेज हम बोलते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसा एक कंडीशन है जहाँ पे जो भी खाना है उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आ जाएंगे जिसकी वजह से वो फूड क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, उसका फ्लेवर खराब हो जाएगा और उसमें से एक बैड ओडर या बैड स्मेल आने लगेगी। इतना क्लियर है आपको? अब कई बार आपने अपनी मम्मा को बोलते हुए सुना होगा कि बेटा एक काम करो, यह एक बोल, इसको ले जाकर के रख दो आप फ्रिज में। अब फ्रिज का यूज़ हम करते क्यों हैं? सबसे पहले तो आइस के लिए, चिल्ड वाटर के लिए। इतना तो समझ में आ गया कि अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे हम पानी तो फिर वो ठंडा कैसे होगा, आइस कैसे फॉर्म होगी। लेकिन हम खाने की चीज़ें फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्या खाने की चीज़ों में को भी हमें ठंडा करके खाना होता है या उसमें भी हमें आइस फॉर्मेशन कराना होता है? आखिर हम खाने को फ्रिज में रखते ही क्यों हैं? बच्चों, हम खाने को फ्रिज में रखते हैं इसी फूड स्पॉइलेज से बचाने के लिए, यानी कि जो बैड बैक्टीरिया हैं उनसे अपने खाने को बचाने के लिए हमें फ्रिज में खाना रखना पड़ता है। ठंडा करना या उसमें आइस फॉर्मेशन करना हमारा एम नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि रात में जो खाना बचा उसको हमने रख दिया फ्रिज में और नेक्स्ट डे जब उसे खाना होता है उसे बाहर निकालते हैं, गर्म करते हैं और फिर खाते हैं। अगर हमारा एम उसे ठंडा करना ही होता तो फिर जब हम उसको नेक्स्ट डे लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसे दोबारा हम गर्म क्यों करते? अब ये जो गर्म ठंडे की बात चल रही है, इससे फूड स्पॉइलेज में क्या इसका रिलेशन क्या है? देखो, जो बैक्टीरिया है ना वो बनते बड़े स्मार्ट हैं लेकिन एक्चुअली इतने होते नहीं हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया भी बहुत तरीके के होते हैं, बैक्टीरिया आया, इसने फूड पे अटैक कर दिया। अब हमें क्या करना है, अपने खाने को बचाना है बैक्टीरिया से। तो हमने क्या किया, उसको फ्रिज में डाल दिया। हमें ठंड लगती है तो हम तो ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं या स्वेटर्स पहन लेते हैं, लेकिन क्या बैक्टीरिया के पास भी ब्लैंकेट्स और स्वेटर होते हैं? एक्चुअली नहीं होते हैं। यही तो ट्रिक है, हम फ्रिज में खाना रखते क्यों हैं?
ताकि बैक्टीरिया हमारे फूड में ना आ पाए। अपने खाने को हमें अगर बैक्टीरिया से बचाना है तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, काफ़ी लो होता है। उस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया आकर के हमारे फूड को कंटेमिनेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम अपने फूड को रख देते हैं किसमें, फ्रिज में। अगर उसको अगर वो ज़्यादा बन गया है या अभी उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको फटाक से रख देते हैं फ्रिज में, इससे पहले कि बैक्टीरिया आकर के हमसे पहले उसे खा लें। अब कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि खाना बना और उसको तुरंत फ्रिज में नहीं रखा गया। सुबह आपकी मम्मा ने कोई सब्जी बनाई है, लेकिन उन्होंने फ्रिज में कब रखा, उन्होंने रखा दिन में। दिन में क्यों रखा भाई, जैसे ही बनाई थी वैसे ही रख देना चाहिए था, क्योंकि हमें तो बैक्टीरिया को बचाना, बैक्टीरिया से अपने फूड को बचाना है ना। फ्रिज में बैक्टीरिया हमारे ग्रो नहीं कर पाएंगे फूड पे, लेकिन हमने दिन में रखा। क्यों रखा, एक्चुअली जिस तरह से बैक्टीरिया फ्रिज के टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पाते, उसी तरह से जब खाना कुक होता है, कुकिंग के टाइम पे खाना बहुत हो जाता है गर्म और टेम्परेचर हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो हाई टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। यानी कि टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा हो कुकिंग टेम्परेचर, या हो बहुत कम जैसे कि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर। इतना ज़्यादा जब टेम्परेचर ऊपर या नीचे जाएगा तब जाकर के बैक्टीरिया हमारे फूड को छोड़ता है, उस पर ग्रो नहीं कर पाता है। अब क्या हुआ, आपकी मम्मा ने बनाई सुबह से सब्जी, ठीक है, सुबह बनाई और इसके बाद में उसको किचन में ही रख दिया स्टोर करके। 1-2 घंटे तक क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है कुकिंग टेम्परेचर से धीरे धीरे कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुकिंग टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा, धीरे धीरे 90 होगा, 90 से और कम 80 हो जाएगा, 80 से और कम 70 हो जाएगा, 70 से 60, फिर 50 हो जाएगा। धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब सपोज इस टेम्परेचर को कम होने में लग गए 2 घंटे। अब इसके बाद में क्या हुआ, खाना आ गया रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब क्या, जो टेम्परेचर नॉर्मली आपके रूम का होता है बिना एसी ऑन करे। उस जैसे ही रूम टेम्परेचर पे खाना पहुंचा, तुरंत बैक्टीरिया आ गई कि अरे वाह, अब तो रूम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे तो हम ग्रो कर सकते हैं, और कर दिया फूड को स्पॉइल। खुद आकर के उस पर रहने लगे और उसको खराब कर दिया। लेकिन क्या हुआ, हमारे पास था फ्रिज और थी हमारी मम्मा भी काफ़ी स्मार्ट। उन्होंने क्या किया, जैसे ही 2 घंटे बाद खाने का टेम्परेचर, कुकिंग टेम्परेचर 100 डिग्री से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आया, तुरंत ले जाकर के खाना रख दिया फ्रिज में। इससे क्या हो गया, बैक्टीरिया को टाइम ही नहीं मिला। कहाँ तो इतना हाई टेम्परेचर था कि वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाए, और कहाँ फ्रिज का टेम्परेचर इतना लो हो गया कि वो वहाँ पे भी ग्रो नहीं कर पाए। ठीक है, तो डिफरेंट फूड आइटम्स की स्पॉइलेज क्या होती है, जब बैक्टीरिया आकर के फूड पे अटैक कर दे, उसे हम कहते हैं फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज के इंडिकेशंस क्या होंगे, इंडिकेशंस हो सकते हैं उनकी फाउल स्मेल, गंदी बदबू आएगी, और टेस्ट, उनका फ्लेवर भी फूड आइटम्स का खराब हो जाएगा। अब फूड स्पॉइलेज से बचाने के लिए 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो खाने को बार बार गर्म करते जाओ या उसको उठा करके फ्रिज में रख दो। ऐसा क्यों, क्योंकि कुकिंग के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि जब हम किसी भी चीज़ को बॉईल करते हैं तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला जाता है। तो या तो कुकिंग टेम्परेचर हो या फ्रिज जितना बहुत ही लो टेम्परेचर हो, इन दोनों टेम्परेचर पे क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। और जैसे ही रूम टेम्परेचर पे खाना आया, खाने का टेम्परेचर आया, उतने में ही बैक्टीरिया आकर के अपना कमाल दिखा जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अपने खाने को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए या तो हम उसे गर्म कर लेते हैं या फिर उसे हम फ्रिज में रख देते हैं। इतना क्लियर है आपको? तो ये हुआ क्या, फूड स्पॉइलेज। अब नीतू के केस में ऐसा क्या हुआ कि उसके आलू की सब्जी हो गई खराब। उसकी मम्मा ने, हो सकता है कि आलू की सब्जी बनाई हो 1 दिन पहले, रात में बनाई हो, डिनर के लिए बनाई हो, वो बच गई हो। उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट डे नीतू को टिफिन में, लंच बॉक्स में यही दे देंगे, और उन्होंने सब्जी उठा करके रख दी फ्रिज में। अब फ्रिज में रखने से क्या हुआ, उस टाइम पे तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हमने फ्रिज में रखा था, टेम्परेचर कम था फ्रिज का। अब जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग नीतू का लंच बॉक्स पैक करने की बारी आई, उन्होंने उसको उठा करके फ्रिज से डायरेक्ट उसको डाल दिया नीतू के टिफिन में। अब नीतू का टिफिन लंच हुआ कब,
तो हम बोलते हैं कि मॉर्निंग में 10:30 AM। इस टाइम तक क्या हुआ और उसकी मामा ने किस टाइम पर फ्रिज से बाहर निकाली थी सब्जी, तो हम बोल सकते हैं कि 6:30 पर नीतू की मामा ने रेफ्रिजरेटर में से आलू की सब्जी बाहर निकाली और उसके टिफिन में पैक कर दी। 10:30 पे नीतू का लंच हुआ और उसने जैसे ही अपना टिफिन खोला, अब इन 4 घंटों में क्या हुआ, बैक्टीरिया ने अपना कमाल दिखाया और जाकर के नीतू की सब्जी को स्पॉइल कर दिया। इतना क्लियर है आपको? तो नीतू के केस में कुछ इस तरह से हो सकता है कि स्पॉइलेज हुई हो, है ना, एक दिन पहले बनाई हो सकता है उसकी मम्मा ने सब्जी और इसलिए वो खराब हो गई। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक बनाई है लिस्ट कुछ फूड आइटम्स की और मैंने देखा है कि कितने टाइम तक वो फ्रेश रह सकते हैं और अगर वो स्पॉइल होते हैं तो कौन कौन से इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं चिकन से। चिकन का ड्यूरेशन हम बोल सकते हैं कि 2 से 3 दिन तक चिकन फ्रेश रह सकता है, लेकिन कैसे, रेफ्रिजरेटर में, है ना। और अगर वो स्पॉइल होता है तो क्या होगा, उसमें स्लाइमीनेस आ जाएगी, ये हो जाएगा एक इंडिकेशन। फिर इसके बाद में पिज़्ज़ा हम बोलते हैं कि जब हम फ्रिज में रखते हैं 3 से 4 दिन तक, तो 3 से 4 दिन तक हमारा पिज़्ज़ा फ्रेश रह पाता है, ठीक है। और जैसे ही हमने उसको फ्रिज के बाहर निकाला, रूम टेम्परेचर पे लाए, पंजेंट चीज़ी स्मेल आ जाती है। तो ये मैंने बनाई है कुछ लिस्ट फूड आइटम्स की जो कि मुझे कॉमनली देखने को मिलते हैं और मैंने उनका ड्यूरेशन कि कितने टाइम तक वो फ्रेश रह सकते हैं फ्रिज के अंदर, वो मैंने नोट डाउन किया है। और जब वो खराब होने पे आते हैं, उनमें स्पॉइलेज होती है, तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, किस तरह की अलग अलग स्मेल आती है, ओडर्स आती हैं, टेक्सचर चेंज होता है, फ्लेवर चेंज होता है, वो भी मैंने लिस्ट आउट किया है। अब आपके लिए है एक होमवर्क, आपको भी ये फाइंड आउट करना है, एक लिस्ट बनाइए उन फूड आइटम्स की जो कि आप डेली बेसिस पे खाते हैं और अपनी मदर से हेल्प लीजिए, उनसे पूछिए कि कौन सा खाना कितने दिन तक खराब हो सकता है। फ्रिज में रखेंगे तो कितने दिन तक फ्रेश रहेगा, रूम टेम्परेचर पे रहेंगे तो कितने टाइम तक फ्रेश रहेगा, या जब आपने उसको कुक करके छोड़ा है तो कितने टाइम तक वो फ्रेश रह सकता है। आपको बनानी है एक लिस्ट इसी तरीके से और पता करना है कि कौन कौन सा फूड आइटम कितने टाइम तक फ्रेश रह सकता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे और रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पे। इतना क्लियर है आपको? तो ये हो गया आपके लिए आज का होमवर्क, राइट। तो इसी वीडियो के साथ हमने हमारे 2 टॉपिक, सबसे पहले हमने देखा था कि बच्चों का डिस्कशन क्या है, वो हमने देख लिया, और हमारा खाना कितने दिन तक फ्रेश रह सकता है वो भी हमने देख लिया। थोड़ा सा हमने फूड स्पॉइलेज के बारे में भी पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में, हमारे अपकमिंग वीडियोस में हम फूड स्पॉइलेज को और डिटेल में पढ़ेंगे। इतना क्लियर है आपको? अब कैसे होता है ये पता करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम खुद ही जो है ना वॉलंटरीली अपने फूड को स्पॉइल कर लेते हैं। कैसे? यूजुअली जो फूड स्पॉइलेज होता है वो हम कॉज नहीं करते हैं, अपने आप हो जाता है। इस केस में जब हमें समझना है कि स्पॉइलेज कैसे हो रहा है, यहाँ हम क्या करते हैं, हम खुद ही फूड को स्पॉइल करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम लेते हैं एक ब्रेड पीस को हमने, ब्रेड पीस या आप रोटी भी ले सकते हैं, स्प्रिंकल a few drops of water on it and put it in a box। थोड़ा सा पानी उसमें स्प्रिंकल कर दो और इसको एक बॉक्स में रख दो। बॉक्स को कर दिया आपने क्लोज। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे until you find some changes on it। अब क्या करना है, डेली जो है उन फूड आइटम्स को आपको नोटिस करना है, गेस करना है कि क्या क्या चेंजेस जो है ना उनमें आने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिले। सबसे पहले तो ये है एक लिस्ट, राइट। अब ये एक टेबल है जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि डे 1 से लेकर के डे 6 तक मुझे अपने ब्रेड स्लाइस में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहले डे 1 की हम बात करते हैं। डे 1 में टच में कैसी थी ब्रेड, तो काफ़ी सॉफ्ट थी। स्मेल की अगर हम बात करें तो स्मेल काफ़ी लाइट थी। वही अगर हम बात करें हैंड लेंस से देखा हमने कि कैसी दिख रही है हमारी ब्रेड, तो हमने बोला डे 1 तो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे नॉर्मल ब्रेड स्लाइस दिखती है वैसे ही थी। फिर इसके बाद में कलर की हम बात करें तो हाँ, नॉर्मल पेल वाइट कलर जो होता है, ऑफ वाइट कलर, वो था ब्रेड का, अच्छी बात है। फिर डे 2 की हम बात करते हैं। डे 2 में भी हमारी ब्रेड कैसी थी, काफ़ी सॉफ्ट थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे से उसमें कुछ स्टिंकिंग स्मेल आने लगी जब हमने उसको स्मेल किया।
फिर इसके बाद में जब हमने हैंड लेंस से देखा तो हमें देखने को मिलता है एक वेलवेट जैसी वाइट लेयर। वेलवेट आप सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, उनसे पूछें कि वेलवेट कैसा दिखता है, उसका कैसा टेक्सचर होता है, तब आपको समझ में आएगा कि सेम वेलवेट जैसी वाइट लेयर ब्रेड के ऊपर भी दिख जाती है। इसके बाद में इसका कलर कैसा हो गया, अब चेंज हो गया, स्लाइटली वाइट हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक फ्रेश ब्रेड का कलर कैसा होता है, ऑफ वाइट कलर का होता है ना। और डे 2 में क्या हुआ, कलर थोड़ा सा वाइट होने लगा। डे 3 में क्या हुआ, डे 3 में हम बोलते हैं कि ब्रेड काफ़ी मॉइस्ट हो गई, गीली हो गई और सॉफ्ट हो गई। अब स्मेल की अगर हम बात करें तो बदबू आने लगी भाई ब्रेड से, स्टिंकिंग स्मेल आने लगी। फिर हैंड लेंस से जब देखा तो वेलवेट लाइक वाइट लेयर थी, एक वेलवेट जैसी, वो उस पर फॉर्म हो रही थी, बन रही थी। अब कलर कैसा हो गया, कंप्लीटली वाइट हो गया ब्रेड का, ठीक है। अब डे 4, डे 5, डे 6 इनके टाइम पे क्या हुआ, जो ब्रेड का जो टेक्सचर था वो कैसा, बहुत ही मॉइस्ट हो गया और काफ़ी सॉफ्ट हो गया। और बदबू तो आ ही रही थी उसमें, बदबू तो डे 3 से ही आना स्टार्ट हो गई थी। डे 4 में क्या हुआ, अब जो वाइट लेयर थी वो ग्रीनिश वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होने लगी। जैसे घास होती है, ग्रास जैसी, इस तरह से आप देख सकते हो घास कुछ इस तरह की होती है। ब्रेड पे हमको जो स्ट्रक्चर मिला था वो कैसा था, कुछ ग्रीन कलर की, आप बोल सकते हो कि इस तरह के डॉट्स आपको देखने को मिले। पहले क्या हो रहा था, व्हाइट कलर की लेयर दिख रही थी वेलवेट की, अब क्या हो गया, कुछ ग्रीन कलर के ग्रास लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। कलर कैसा हो गया, ग्रीनिश वाइट हो गया। कहाँ तो पेल येलो था, ऑफ वाइट था, कंप्लीटली वाइट हुआ, कंप्लीट के वाइट के बाद हम बोलते हैं कि ग्रीनिश वाइट हो गया। फिर इसके बाद में डे 5 में क्या हुआ, स्मेल आ ही रही थी और मॉइस्ट और सॉफ्ट तो वो थी ही ब्रेड। इसके बाद में क्या हुआ, ग्रीनिश कलर्ड ग्रास लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। अब कंप्लीटली ब्रेड कैसी हो गई, ग्रीन। पहले तो व्हाइट से शुरुआत हुई थी, व्हाइट के साथ ग्रीन आ गया, ग्रीनिश व्हाइट हुआ, अब व्हाइट चला गया, पूरी की पूरी ब्रेड हो गई ग्रीन। डे 6 में क्या हुआ, ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर्स और फाइनली कलर हो गया ग्रीनिश ब्लैक। यानी कि शुरुआत हुई थी किससे, व्हाइट कलर की वेलवेट की लेयर से, फिर धीरे धीरे वो ग्रीन होना शुरू हुई, ग्रीनिश वाइट हुई, कंप्लीटली ग्रीन हो गई। ग्रीन के बाद हम बोलते हैं कि फिर वो ग्रीनिश ब्लैक भी हो गई। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि जब हमने एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर पानी स्प्रिंकल किया, उसको एक बॉक्स में भर के रख दिया, डे 1 से डे 6 तक उसके स्ट्रक्चर, उसके टेक्सचर में, स्मेल में और कलर में क्या क्या चेंजेस आए ये हमने ऑब्जर्व किया। अब जो ग्रीनिश ब्लैक आपको जो कलर देखने को मिल रहा है, पिगमेंटेशन देखने को मिल रहा है ब्रेड स्लाइस में, वो क्या है, एक्चुअली वो ग्रोथ होती है फंगस की, ठीक है। ये जो आपको ग्रोथ दिख रही है ये किस चीज़ की है, फंगस की ग्रोथ है। भाई किसी भी चीज़ को, फूड को स्पॉइल करने के लिए बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ और दूसरे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। माइक्रो मतलब होता है छोटा, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत छोटे होते हैं, हमें हैंड लेंस से देखना पड़ता है उनको, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया के अलावा फंगस भी होता है जो कि खाने को स्पॉइल करता है। कई बार आपने अपने घर में लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अरे इसमें तो फंगस लग गई। फंगस क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें लेंस के थ्रू दिखता है और खाने को खराब कर देता है। तो इस तरह से फूड की स्पॉइलेज होती है। फूड स्पॉइलेज क्या होती है, किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगाई हो यानी कि फंगस हो, जब वो खाने के ऊपर आकर के ग्रो करने लगता है, जैसे कि आपने देखा कि वाइट लेयर थी, वाइट से ग्रीन हो गई, ग्रीन से ब्लैक हो गई, धीरे 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 बढ़ता गया। शुरू में एक डॉट था, डॉट से फिर बड़ा होता गया। अब ये देखो यहाँ पे हमने प्रीवियस एक छोटा सा आपको वीडियो दिख रहा है, एक स्पॉट से शुरू हुई थी स्पॉइलेज और धीरे धीरे पूरी ब्रेड ही इस तरह से स्पॉइल हो गई, ठीक है। ये भी एक डायग्राम है, आप देख रहे हो कि इस ब्रेड स्लाइस पे किस तरह के, इस तरह हम बोलते हैं कि ग्रीन डॉट्स आ गए हैं और पूरी ब्रेड को स्पॉइल कर दिया है। इतना क्लियर आपको, इसे हम क्या कहते हैं, स्पॉइलेज कहते हैं। अब स्पॉइलेज के लिए हमने बोला कि हम टेम्परेचर को वेरी करते हैं, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर वेरी करेंगे तो इससे क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब देखो ज़रा यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम कुछ फूड आइटम्स को
फ्रेश रख सकते हैं। जैसे कि मिल्क के लिए बोला जाता है कि एक बाउल में भर के रख दो मिल्क एंड कीप द बोल इन अ कंटेनर विद सम वाटर, और वो बोल कैसा हो, वो भी एक कंटेनर के अंदर बैठा हुआ हो जिसमें कुछ पानी हो। मिल्क कुक्ड राइस के लिए हम बोलते हैं कि उसको डैम्प क्लोथ, यानी कि थोड़े से गीले कपड़े में, गीला मतलब ऐसा नहीं कि उससे पानी टपक रहा हो, ऐसा गीला कि वो पानी ना टपके, बस आपको गीला फील हो, है ना, तो डैम्प क्लोथ में उसको रैप करके रख दो। फिर ग्रीन कोरिएंडर की हम बात करें, अगर धनिया पत्ती को अगर बचाना हो, फ्रेश रखना हो 1 से 2 दिन तक, तो क्या करो, उसे बॉईल कर लो। और फिर अनियन और गार्लिक को अगर फ्रेश रखना हो तो क्या करो, किसी ड्राई ओपन प्लेस पे रख दो। किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर के साथ साथ मॉइस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉइस्चर मिला, तुरंत वहाँ पे वो ग्रो कर दिया। हमने जब ये ब्रेड का एग्जाम्पल लिया था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि जैसे ही हमने ब्रेड पे ऊपर पानी डाला, पानी डालने से क्या हुआ, फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो गई, है ना, उस पर डेवलप हो गए। तो हमने अनियन गार्लिक के लिए क्या किया है, उसको सुखा लो। सुखा लो मतलब क्या, मॉइस्चर उसका कम कर दो। जितना मॉइस्चर कम होगा उसमें स्पॉइलेज उतनी ही कम होगी, फ्रेश वो उतने ही ज़्यादा रहेंगे। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम नेचुरली फूड को फ्रेश रख सकते हैं 1 से 2 दिन तक। अब आपके लिए है एक और होमवर्क। अब आपको फाइंड आउट करना है, डिस्कस करना है अपनी मम्मा के साथ कि किस तरह से हम अलग अलग फूड आइटम्स को फ्रेश रख सकते हैं। जैसे कि मिल्क का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मिल्क को एक बोल में रखो, उस बोल को भी एक कंटेनर में रखो जिसमें कि थोड़ा पानी हो। सेम प्रोसीजर से हम जो पनीर होता है हमारा, उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं 2-3 दिन तक। क्या करते हैं, उसको पनीर को एक बोल में लो, उसमें डाल दो पानी और उसको रख दो, वो 1-2 दिन तक काफ़ी फ्रेश रहेगा। और अगर आपको और फ्रेश रखना है 2-3 दिन तक, तो उसको फ्रिज में रख दो। फ्रिज में अगर रख दिया पनीर को पानी भर करके किसी कंटेनर में, तो वो 2-3 दिन तक आराम से फ्रेश रहेगा। अब आपको क्या करना है, अपनी मम्मा के साथ डिस्कस करना है कि किस तरह से हम इस तरह से डिफरेंट फूड आइटम्स को अलग अलग तरीके से फ्रेश रख सकते हैं नेचुरली 1 से 2 दिन तक। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने फूड स्पॉइलेज पूरा पढ़ लिया है। फूड स्पॉइलेज कैसे होता है हमने तो खुद फूड को स्पॉइल करके देख लिया है कि किस तरह से ना सिर्फ बैक्टीरिया बल्कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगस आकर के उस पर ग्रो करेगा और उसको खराब कर देता है। अलग अलग चेंजेस भी हमने देख लिए कि नेचुरली ओरिजिनली ब्रेड का कलर था ऑफ वाइट से वो क्या हो गया, एकदम ग्रीनिश ब्लैक हो गया। इतना क्लियर है आपको। बीजी रिटर्न द ब्रेड। अब हुआ क्या, अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। अमन की आंटी गई हैं मार्केट ब्रेड खरीदने के लिए। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, मतलब कि शॉप पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जैसे ही बीजे ने डिमांड करी शॉपकीपर से कि उन्हें चाहिए है एक ब्रेड, तो रैंडमली बिना देखे शॉपकीपर ने उन्हें एक ब्रेड का पैकेट उठा करके दे दिया। She looked at it and returned it immediately. और जैसे ही उन्होंने उस ब्रेड को देखा, तुरंत उसे वापस कर दी। क्या वो ब्रेड स्पॉइल हो चुकी थी, जिसके कारण देखते साथ ही उन्हें पता चल गया कि ये ब्रेड को अब वो फर्दर कंज्यूम नहीं कर सकती हैं, इसीलिए उन्होंने वापस कर दी? नहीं, एक्चुअली वो स्पॉइल नहीं हुई थी, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी निकल चुकी थी। अभी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी होती क्या है, देखो, जो भी पैक्ड चीज़ आप मार्केट से जाके खरीदोगे, पैक्ड मतलब क्या, एक प्रॉपर पैकेट में जब किसी चीज़ को फिल किया जाता है तो उसे हम कहते हैं पैक्ड फूड। अब वो पैक्ड फूड किसी प्लास्टिक बैग में भी आ सकते हैं, किसी कैन में भी आ सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि वो शीट के एक बने जो डिस्पोजेबल पैकेट्स हैं उसमें भी आ सकते हैं। तो जो भी चीज़ें पैकेट्स में पैक करके आती हैं, उन सभी की होती है एक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ये देखो, जैसे कि आपको यहाँ पे एक इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखी हुई है, इसको अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है MFG.DAT। अब ये क्या है, डेट तो समझ में आ गया। ये MFG क्या है, MFG है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब किसी भी चीज़ का बनना। तो यहाँ पे
जो भी पैकेजिंग होती है उस पैकेट पे लिखा जाता है कि ये चीज पैक कब हुई है, राइट। तो हमने देख लिया कि इसकी एक्सपायरी फॉर सपोज यहां पे दी हुई है 20th अक्टूबर 2019 अक्टूबर 2019 इसकी दी हुई है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो भी इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसके अंदर है पिकल्स यानी कि अचार, वो कब पैक हुआ है इस बॉटल के अंदर, वो हमने देख लिया 20th अक्टूबर 2019 को पैक हुआ है। इसके साथ ही इस मैन्युफैक्चरिंग डेट के नीचे एक्सपायरी डेट भी दी होती है, EXP डॉट कभी कभी इस तरह से दिया रहता है। अब डेट तो समझ में आ गई, ये EXP क्या है, ये है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट फॉर एग्जांपल यहां दी गई है 20th अक्टूबर 2020, यानी कि बना कब था, अक्टूबर 19 में, और डेट ऑफ एक्सपायरी कब की हुई, अक्टूबर 2020 में। डेट ऑफ एक्सपायरी क्या होती है, ये वो डेट होती है जिसके बाद अगर उस फूड आइटम को कंज्यूम किया गया है तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो जो भी चीज़ कंज्यूम की गई है वो किसी भी तरह की फूड पॉइजनिंग कॉज कर सके। एक्चुअली जो भी पैक्ड फूड्स होते हैं वो कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई ब्रांड बना करके देती है। अब क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात करी थी और मैंने आपको दिखाई थी एक टेबल जिसमें मैंने बहुत सारे फूड आइटम्स को किया था लिस्ट आउट और आपको बताया था कि कौन सी चीज़ कितने दिन तक मैं उसको फ्रेश रख सकती हूँ। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट में कहा जाता है, बता दिया जाता है कस्टमर को कि ये चीज़ एक पर्टिकुलर फूड आइटम इस डेट में पैक किया गया है और एक डेट के बाद उसको अगर आप कंज्यूम करोगे तो उसके फूड पॉइजनिंग के चांसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं डेट ऑफ एक्सपायरी की। ये एक ऐसी डेट होती है जिसके अंदर अगर किसी भी चीज़ को खाया गया है तो वो कंपनी, वो ब्रांड जिसने उस फूड आइटम को मैन्युफैक्चर किया है, पैक किया है, वो इस चीज़ की गारंटी रहती है कि अगर आपने इस डेट के अंदर कंज्यूम किया है तो ये क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। और अगर इस डेट के बाद कंज्यूम किया गया तो फिर इसके बाद में उसकी फ्रेशनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी ब्रांड है, जो भी कंपनी है, उसकी नहीं रह जाती। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना डेट ऑफ एक्सपायरी चेक किए किसी भी चीज़ को ले आते हैं घर और उसे खाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि खाया और इसके बाद में फूड पॉइजनिंग हो गई और हमें समझ में नहीं आता है कि हमने ऐसा बाहर से तो कुछ भी मंगवा करके नहीं खाया था। फिर ये फूड पॉइजनिंग का रीज़न क्या है? फूड पॉइजनिंग का रीज़न यही है कि बिना एक्सपायरी डेट को चेक करें अगर हम एक्सपायर्ड चीज़ें खा लेते हैं तो फिर फूड पॉइजनिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक होता है बेसिकली प्रिकॉशनरी प्रोसीजर जो कि कोई भी ब्रांड, जो कि कोई भी कंपनी फॉलो करती है अपने कस्टमर्स की हेल्थ को इंश्योर करने के लिए। कोई भी नहीं चाहता है कि किसी भी तरह से कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से उनके प्रोडक्ट के कारण कोई उनका कस्टमर बीमार पड़े। इसीलिए वो क्या करते हैं, कस्टमर को पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये रही मैन्युफैक्चरिंग डेट, आप समझ लो, आप जान लो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है और एक्सपायरी डेट भी जान लो कि कितने टाइम तक ये रह सकता है फ्रेश। और अगर इस टाइम पीरियड के बाद में आपने इसको कंज्यूम किया है तो फिर इसकी फ्रेशनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी। इस पीरियड की, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 1 ईयर का डिफरेंस है, टाइम पीरियड है ना। मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है? अक्टूबर 19 में हुई है और डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है? अक्टूबर 20 है। तो यहाँ पे जो भी ब्रांड है, कंपनी है, वो 1 साल की गारंटी ले रही है कि हाँ, हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो 1 साल तक जो है सेफ है कंजम्पशन के लिए। और अगर इस डेट के बाद, एक्सपायरी डेट के बाद अगर कंज्यूम किया गया है तो इसकी फ्रेशनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। इतना क्लियर है। साथ ही साथ जो लेबलिंग होती है, ये जो भी चीज़ें होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट वगैरह, वो किसी भी पैकेजिंग में एक पोर्शन होता है, एक सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, जिसमें दी रहती है पूरी। वहाँ पे कई बार MRP भी लिखी होती है, प्राइस भी लिखी होती है। इसके साथ ही साथ स्टोरेज एडवाइस भी दी जाती है। अब जैसे कि हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको हमें रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है अगर उन्हें हमें 2-3 दिन तक फ्रेश रखना है। सिमिलरली ब्रांड जो है, जो भी उन्होंने अपना प्रोडक्ट आपको दिया है, उसके साथ वो एक स्टोरेज एडवाइस भी देते हैं
कई बार लिखा होता है कि सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में मत रखो, कई बार उसमें लिखा होता है कि इसको विद इन 1 और 2 डेज कंज्यूम करो, और अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको रेफ्रिजरेट कर दो। ये सब चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी हम अपने आप को किसी भी तरह की फूड पॉइजनिंग से बचा सकते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम एक खराब खाना या स्पॉइल्ड फूड कंज्यूम करें। हम नहीं चाहते कि अगर हमारा फूड स्पॉइल हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी डिटेल्स, जो भी उस ब्रांड ने, जिसका आपने प्रोडक्ट खरीदा है, उस ब्रांड ने जो भी एडवाइस दी है वो हम अच्छे से देखें, उसको ऑब्जर्व करें और उसको फॉलो भी करें। इतना क्लियर है? तो अमन की बीजी के साथ क्या हुआ था, जैसे ही उन्होंने ब्रेड देखी तो उन्होंने देखा कि भाई इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो तो ऑलरेडी निकल चुकी है, इसीलिए उन्होंने वो पैकेट शॉपकीपर को वापस कर दिया कि इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, एक्सीड हो चुकी है, अब अगर हम इसको कंज्यूम करेंगे तो फूड पॉइजनिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। इसीलिए उन्होंने शॉपकीपर को वो चीज़ वापस कर दी। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ, पैकेजिंग होती है उसमें ये जो डिटेल्स हैं वो ज़रूर आप ऑब्जर्व करें। हमेशा डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी चेक करके लेनी चाहिए। इनफैक्ट ये जो डेट ऑफ एक्सपायरी है ये मेडिसिन में भी होती हैं, मेडिसिन में भी एक्सपायरी डेट होती है, और ऐसा हमेशा बोला जाता है कि एक्सपायर्ड दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी डेट एक्सीड होने के बाद, निकल जाने के बाद कोई गारंटी नहीं रहती है कि वो कंजम्पशन के लिए सही है या नहीं है। तो एक्सपायरी डेट सबकी अलग अलग होती है। बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं शेल्फ लाइफ की, शेल्फ लाइफ क्या है, एक नया टर्म है। ये होता क्या है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हम बात कर रहे थे ना कि कितने दिन तक हमारा खाना फ्रेश रह सकता है, उसी को हम कहते हैं शेल्फ लाइफ। मैंने उसको दे दिया है एक टर्म, शेल्फ लाइफ, ठीक है। अब ये जो शेल्फ लाइफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये वेरी भी करती है। जैसे कि एक दूध का पैकेट है, दूध के पैकेट की मैक्सिमम शेल्फ लाइफ जो होती है वो 4 to 5 डेज होती है। वही अगर हम बात करें पिकल्स की, तो पिकल्स में 1 साल तक पिकल जो है वो फ्रेश रह सकते हैं और खाने के लिए सेफ रह सकते हैं। मेडिसिन जो होती है उसमें कई बार 2, 3 या 5 साल तक की शेल्फ लाइफ होती है। तो शेल्फ लाइफ पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो भी डिटेल्स पैकेट्स में, पैकेजिंग में दिए जाते हैं उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग करने जाओ, मेक श्योर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें, और अगर एक्सपायरी डेट निकल चुकी है तो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल ना खरीदें। इतना क्लियर है आपको? तो आई होप आज जो हमने आज चीज़ें डिस्कस करी हैं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपके स्टेज पे जाना, अब आप हो चुके हैं बड़े, अब जब आप शॉपिंग पे जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का सिग्निफिकेंस आपको पता होगा और आपको होना भी चाहिए है, ठीक है। आई होप जो भी हमने चीज़ें डिस्कस करी हो आज वो आपको समझ में आई हो। अमन की बीजी ने ब्रेड क्यों रिटर्न करी थी? क्योंकि वो जो ब्रेड थी वो एक्सपायर्ड थी, यानी कि एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। अब ये मम्मी डी टंडरा होता क्या है? बेसिकली इसको हम अपनी हिंदी भाषा में अगर बोलें तो ये होती है आम पपड़ी या पापड़ी, वॉट एवर यू से, जो भी आपके घर में आपकी लोकल लैंग्वेज में इसे बोला जाता है। आई होप ये आप सबने खाई है, और अगर नहीं खाई है तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये बनती कैसे है, और एक बार जब आप सीख जाएंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ और एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो अब ये बनती कैसे है वो देखेंगे। इसके लिए एक स्टोरी आई है हमारे पास आंध्र प्रदेश के एक टाउन से, जो कि है एट्रियापुरम। अब यहाँ पे रहते हैं 2 भाई, चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू। हुआ क्या, द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स। समर वेकेशन तो इनने भी क्या किया, गार्डन में ये भी खेलते थे, और वो गार्डन किससे भरा हुआ था? मैंगो ट्रीज से, और मैंगो ट्रीज में बहुत सारे मैंगोज थे। हमें पता है कि मैंगो फ्रूट हमें कब मिलता है? हमें समर सीजन में ही देखने को मिलता है। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर। कच्चे आम, अनराइप मैंगोज मतलब कि कच्चे आम ग्रीन कलर के होते हैं, जो पके हुए आम होते हैं वो येलो कलर के होंगे, जो कच्चे आम है वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो इन दोनों भाइयों को कच्चे आम खाना भी बड़ा पसंद था, नमक और मिर्ची के साथ। एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। घर पे उनकी मम्मा उस अनराइप मैंगोज की काफ़ी सारी चीज़ें बनाती थी, राइट।
शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स। हमारे घर में भी आम का अचार बनता है समर सीजन के टाइम पे, जब कच्चे आम का सीजन होता है यानी कि समर सीजन के टाइम पे हमने देखा होगा कि हमारे घर में आम का अचार बनता है। सिमिलरली चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू की मदर भी समर सीजन में जो कच्चे आम आते थे उसका पिकल बनाती थी। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। अब क्या बोला कि ये मैंगो पिकल जो बनाती थी उनकी मम्मा, वो कितने टाइम तक चलता था? वो चलता था अगले समर्स तक, जब नए मैंगोज नहीं आ जाते। जब नेक्स्ट सीजन में मैंगोज आएंगे फिर से उनका अचार बनता था और वो अगले साल तक चलता था, यानी कि 1 साल तक वो पूरा आम का अचार चलता था। हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी शेल्फ लाइफ की, और हमने देखा है कि अलग अलग फूड आइटम्स की अलग अलग शेल्फ लाइफ होती है, राइट। अब क्या हुआ? One evening while having food, Chinna Babu asked, "Amma, we have so many mangoes. Make some mamedi tanra, यानी कि आम पापड़ या आम पापड़ी, whatever you say in your local language, from them." Their father said, "Making mamedi tanra needs 4 weeks of hard work." उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास इतने सारे मैंगोज हैं, क्यों ना हम इसका आम पापड़ बनाएं। उनके फादर ने उनसे बोला कि आम पापड़ बनाने के लिए 4 हफ्तों का हार्डवर्क लगता है। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स वी कैन टुगेदर मेक द ममेडी टनरा। उनके फादर ने उनसे प्रॉमिस किया कि अगले 4 हफ्तों तक अगर हमारी हेल्प करोगे उसे बनाने के लिए तो ज़रूर हम बनाएंगे आम पापड़। बोथ द ब्रदर्स क्विकली अग्रीड टू हेल्प। तुरंत दोनों भाई रेडी हो गए। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। अब नेक्स्ट डे गए वो आम पापड़ को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जो भी सामान लगता है, उसकी शॉपिंग करने के लिए। मैंगोज तो उनके पास ऑलरेडी थे। उनने क्या क्या लिया? बेसिकली जो आम पापड़ है उसको बनाने के लिए उनको चाहिए था एक रेस्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि थोड़ा सा उठा हुआ प्लेटफॉर्म, और उसको भी उन्होंने बनाया था। कैसे बनाया था? सबसे पहले तो उन्होंने इस तरह की 4 स्टिक्स ली थी और इन चारों स्टिक्स के ऊपर एक मैट बिछा दिया था, ठीक है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए उनको क्या क्या चाहिए था? दे बॉट अ मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्रीज। पाम ट्रीज की जो लीव्स होती हैं, पाम लीव्स, उनसे बुना हुआ एक मैट उन्होंने लिया। पोल्स ऑफ कैसोरेना ट्री, कैसोरेना ट्री के जो पोल्स हैं वो इस तरह से जो प्लेटफॉर्म है उसका जो पिलर्स हैं वो बनाने में हेल्प करेंगे। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, कोकोनट की जो छाल होती है, जो हस्क है, उससे बनी स्ट्रिंग्स। एंड सम जैगरी एंड गुड़, गुड़ भी चाहिए था और शुगर भी चाहिए था। तो ये चीज़ें वो खरीद के ले आए नेक्स्ट डे अपने फादर के साथ जाकर के मार्केट से। फिर क्या हुआ? अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड में उनको कोई ऐसी जगह मिली जहां पे धूप पड़ती हो। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग द पोल्स। जो कैसोनेना ट्रीज की उन्होंने पोल्स खरीद के लाए थे, उससे उन्होंने क्या बनाया? एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बना दिया। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। और उन पोल्स के ऊपर इस तरीके से आप देख सकते हैं उन्होंने मैट बिछा दिया जो कि पाम लीव्स का बना हुआ था। द नेक्स्ट डे अम्मा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज। इसके बाद में नेक्स्ट डे क्या हुआ? उनकी मदर ने जो सबसे पके हुए आम थे वो उन्होंने चूज किए। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इन अ लार्ज पॉट, और बड़े से एक पॉट में मैंगो पल्प को उन्होंने निकाल लिया। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लॉथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प। हमने भी आम खाया है, उसमें देखा होगा कि मैंगो पल्प में कई सारे फाइबर्स होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? जल्दी से जो भी मोस्ट राइप मैंगोज थे उनकी मदर ने वो चूज किए, एक बड़े से पॉट में उसका पल्प निकाल लिया। पल्प निकालने के बाद उसको छाना। छानने से क्या हुआ? जो भी फाइबर्स थे वो रिमूव हो गए। देन चिट्टी बाबू क्रश्ड द गुड़ until there were no lumps। और फिर क्या हुआ? जो गुड़ लिया था, तो जैगरी लिया था, उसको अच्छे से क्या किया गया? क्रश किया गया, ताकि उसमें कोई भी लम्प्स ना रह जाएं। फिर क्या हुआ? दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स टू द पल्प। जो उन्होंने पॉट में पल्प निकाल के रखा था, स्ट्रेन्ड पल्प जिसमें फाइबर्स नहीं थे, रिमूव कर चुके थे, उसमें गुड़ और शक्कर इक्वल अमाउंट्स में डाल दिया। चिन्ना बाबू मिक्स्ड द जैगरी एंड गुड़ वेल विद अ बिग स्पून, और एक बड़े से स्पून के साथ उसको मिक्स कर दिया जो भी उन्होंने इंग्रेडिएंट्स डाले थे। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट। और फिर क्या किया? उनकी मदर ने जो मैट बनाया था उन्होंने उसके ऊपर वो जो एक लेयर बिछा दी उन्होंने, जो भी मैंगो पल्प, गुड़ और शुगर को मिक्स करके बनी।
द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। अब क्या हुआ, सन में उन्होंने उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। अब क्योंकि वो बाहर सुखा रहे थे, सन ड्राई कर रहे थे, हो सकता है कि धूल भी उड़े, इससे बचाने के लिए क्या किया उन्होंने, एक साड़ी बेसिकली कवर डाल दिया उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो धूल के कांटेक्ट में ना है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज़ हमें खानी है, तो इसलिए डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने उसको कवर कर दिया। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प। फिर से नेक्स्ट डे क्या किया, और मैंगो पल्प निकाला और उसमें जैगरी और गुड़ ऐड किया। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर। अब जो एक दिन पहले उन्होंने लेयर बिछाई थी, स्प्रेड करी थी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको सन ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, वो सूख गई। नेक्स्ट डे क्या किया, फिर से उसी तरह का एक मिक्सचर बनाया पल्प के साथ, गुड़ के साथ और शुगर के साथ, और दोबारा उसको क्या कर दिया, प्रीवियस लेयर पे जो ऑलरेडी सूख चुकी थी थोड़ी, उसके ऊपर फिर से स्प्रेड कर दिया। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। अब ये काम कौन करते थे, दोनों ब्रदर्स करते थे। आफ्टर ऑल फादर ने उनको प्रॉमिस करवाया था ना कि 4 हफ्तों तक वो कंटिन्यूसली उनकी हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे, तो ये काम जो है दोनों भाइयों को दिया गया। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मेनी लेयर्स ओवर इट। कई सारी लेयर्स उसके ऊपर वो स्प्रेड करते गए। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप्ड दैट इट वुड नॉट रेन। और उन्होंने ये उम्मीद करी कि नेक्स्ट 4 वीक्स तक बारिश नहीं होगी। अगर बारिश हो जाएगी तो वो सन ड्राई कैसे हो पाएंगे। फॉर 4 वीक्स दे एडिड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू 4 सेंटीमीटर्स थिक एंड दे लुक्ड लाइक अ गोल्डन केक। एक के ऊपर एक वो लेयर मैंगो पल्प की, शुगर की और गुड़ की वो ऐड करते गए। कब, जब प्रीवियस लेयर सूख जा रही थी। ऐसा कब तक करते गए वो, जब तक कि 4 सेंटीमीटर की थिक लेयर ना बन गई, ठीक है, एक केक लाइक स्ट्रक्चर ना बन गया। आफ्टर सम डेज अम्मा सेड द ममेडी टंडरा या आम पापड़ इज रेडी, वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो। अब क्या मम्मा ने बोला उनकी कि जो हमारा आम पापड़ है जो हमने बनाया था वो रेडी हो चुका है, कल हम इसको कट करके एंजॉय कर सकते हैं। The next day the mat was brought down from the platform. प्लेटफॉर्म से नीचे उतारा गया उस मैट को। Mamedi Tandra was cut into smaller pieces. The brothers tasted it. It was tasty. Channa Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in making it." फिर क्या हुआ, जैसे ही वो रेडी हुआ उसको कट किया गया, सबने एंजॉय किया एंड दे वर हैप्पी कि उन्होंने फर्स्ट टाइम आम पापड़ बनाने में असिस्ट किया था, हेल्प किया था, राइट। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो ममेडी टंडरा है, आम पापड़ है, वो बनता कैसे है। क्या करा जाता है, सबसे पहले जो सबसे पके हुए आम लेते हैं उनका पल्प लिया जाता है, जैगरी लिया जाता है और शुगर लिया जाता है, मिक्स किया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है और एक क्लीन प्लेटफॉर्म पर उसको स्प्रेड कर दिया जाता है। सन ड्राई होने के लिए एटलीस्ट 4 हफ्ते लग जाते हैं उसे बनाने में। हर दिन क्या किया जाता है, एक लेयर बिछाई जाती है और उसे सन ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है और मेक श्योर किया जाता है कि उस पर कोई डस्ट या धूल कुछ ना ऐड हो जाए, इसके लिए उसको कवर भी किया जाता है। नेक्स्ट डे फिर से एक लेयर बिछाई जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि 4 सेंटीमीटर का एक केक ना फॉर्म हो जाए और डेली उसे सन ड्राई करना पड़ता है और 4 हफ्तों बाद वो रेडी हो जाती है खाने के लिए। तो आई होप अब आपको समझ में आया हो कि आम पापड़ बनता कैसे, एंड आई होप आप सब ने कभी ना कभी उसे ज़रूर खाया है और आपने नोटिस किया होगा कि वो कई सारी लेयर्स में बना होता है। लेयर्स क्यों आती हैं ये आज हमने सीख लिया, और अगर आपने नहीं खाया है तो आज हमने इसे बनाना सीखा है। अब क्या करेंगे आप आपसे अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करिए और उनसे बोलिए कि चलिए बनाते हैं और डू ट्राई इट, काफ़ी टेस्टी होता है ये। तो इस वीडियो में हमारी एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी गई थी आंध्र प्रदेश के एक टाउन की, वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब इस स्टोरी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ये स्टोरी सिर्फ हमें ये बता रही है कि आम पापड़ बनाया कैसे जाता है, या कुछ और भी इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी कुछ और भी है, स्टोरी का मॉरल कुछ और भी है। अब वो क्या है ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्यों, क्योंकि उसमें हमने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं इस चैप्टर में वो हम करने वाले हैं समराइज। फूड स्पॉइलेज में जो हमने चीज़ें देखी थी कि फूड स्पॉइल कैसे होता है, उसी के कंटिन्यूशन में हम उसमें 2-3 पॉइंट्स
और ऐड करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि जो फूड स्पॉइलेज है उसको हम प्रिवेंट कैसे करें कंक्लूजन के साथ। अब सबसे पहले तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा है फूड स्पॉइलेज के रिलेशन में, वो हम कर लेते हैं एक बार क्विक उसका रिकैप। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फूड स्पॉइलेज होता क्या है। तो फूड स्पॉइलेज हमने देखा था कि किसी भी तरह का एक चेंज फूड आइटम में, चाहे वो उसके टेक्सचर में हो, चाहे वो उसके टेस्ट में हो या उसकी स्मेल में हो, वो कहलाता है फूड स्पॉइलेज। वो चेंजेस कैसे होंगे? अनडिजायरेबल होंगे, यानी कि ऐसे चेंजेस जो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे फूड आइटम में हो। जैसे कि नीतू की आलू की सब्जी हो गई थी स्पॉइल, पता कैसे चला था? उसकी जो स्मेल है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, फाउल स्मेल आने लगी थी उससे। इसीलिए अमन ने उसे सजेस्ट किया था कि इसे मत खाना, हो सकता है कि तुम्हारी आलू की सब्जी हो गई हो खराब। ठीक है, तो फूड स्पॉइलेज क्या होता है? कोई भी अनडिजायरेबल चेंज हमारे फूड में, फूड आइटम में, पर्टिकुलर फूड आइटम में, जिससे कि उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर और उसकी स्मेल खराब हो जाए, उसको हमने बोला था फूड स्पॉइलेज। अब फूड स्पॉइलेज करता कौन है? तो हमने बोला फूड स्पॉइलेज कॉज करते हैं हमारे जर्म्स। अब देखो, ये जो जर्म्स होते हैं ना, ये बहुत छोटे होते हैं साइज में। जैसे कि हम डेली लाइफ में इंसेक्ट्स देखते हैं, कॉकरोच देखते हैं, मस्किटोज देखते हैं। ये जो जर्म्स है ना, जो फूड स्पॉइलेज कॉज करते हैं, ये इंसेक्ट से भी छोटे होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत छोटे होते हैं। जब हम फूड स्पॉइलेज को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हमने पर्पसली एक ब्रेड स्लाइस को उसमें स्पॉइलेज कॉज करी थी। और फिर जब हमने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई थी, तो उसमें उस ऑब्जर्वेशन टेबल में एक कॉलम था कि हैंड लेंस से जो टेक्सचर है ब्रेड में क्या क्या दिख रहा है। तो उसके लिए उसमें हमने हैंड लेंस का यूज़ किया था। हैंड लेंस का यूज़ क्यों कर रहे हैं? इन जर्म्स को देखने के लिए जो कि फूड को स्पॉइल कर रहे हैं। ये जर्म्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। और इनको देखने के लिए हमें हैंड लेंस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने देखा कि ये जर्म्स हमारे फूड में क्या करने लगते हैं? ग्रो करने लगते हैं। जैसे कि हमने ब्रेड का एग्जाम्पल लिया था। ब्रेड में हमने क्या देखा था? नेचुरली ब्रेड स्लाइस का कलर था ऑफ वाइट, धीरे धीरे वेलवेटी वाइट कलर आने लगा। टेक्सचर कैसे होने लगा? बहुत ही सॉफ्ट होने लगा। और वेलवेट, जैसे कि एक बहुत ही फाइन कपड़ा होता है वेलवेट, उस तरह की एक वाइट लेयर आने लगी। फिर वो लेयर कन्वर्ट हुई, चेंज हुई ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर फर्दर चेंज हुआ किस में? ग्रीनिश ब्लैक कलर में, है ना। तो ये जो ग्रोथ हो रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं कलर में, वो किसकी वजह से आ रहे हैं? इन्हीं जर्म्स की वजह से आ रहे हैं। यही क्या करते हैं? फूड में जाकर के ग्रो करने लगेंगे, और इससे पहले कि हम उसे खाएं, खुद आकर के उसमें बैठ जाएंगे। अब इन जर्म्स या इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स बताए थे। एक कौन था? एक था बैक्टीरिया और एक थी फंगस। इतना क्लियर है आपको? फिर इसके बाद में हमने देखा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगस या ये जो जर्म्स होते हैं, ये क्या हो सकता है? एक रूम टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। अगर मैंने अपने खाने को फ्रिज में रख दिया, रेफ्रिजरेट कर दिया, या मैंने उसे गर्म कर लिया, तो क्या होगा? जर्म्स फूड पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं वो तरीके जिनसे जो जर्म्स है वो फूड स्पॉइल ना करें। तो सबसे पहले हमने क्राइटेरिया कौन सा देखा था? सबसे पहले हमने देखा था टेम्परेचर, कि भाई अगर टेम्परेचर को आपने सेट कर दिया है तो फिर वहां पे जर्म्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। या तो खाने का टेम्परेचर कर दो बहुत कम, इसके लिए उसको फ्रिज में डाल दो, या फिर उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा दो, यानी कि खाने को गर्म कर दो। तो क्या होगा? जैसे जो टेम्परेचर हमारे रूम का होता है उसे हम कहेंगे रूम टेम्परेचर। तो उस रूम टेम्परेचर से जैसे ही खाने का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा, उस पर जर्म्स आकर के ग्रो नहीं कर पाएंगे। इतना क्लियर है? तो फर्स्ट हमने ये देख लिया। अब आपको हम अपना एक्सपेरिमेंट याद हो तो हमने देखा था
कि जब हम पर्पसली एक ब्रेड स्लाइस को स्पॉइल कर रहे थे, उस पर स्पॉइलेज कॉज कर रहे थे, तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, उसके ऊपर पानी डाला था। जिस तरह से हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, प्रीवियस केसेस में, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने बात करी थी कि किस तरह से सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पानी की रिक्वायरमेंट होती है। खाना भी चाहिए होता है, पानी भी चाहिए होता है। अगर नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा प्रॉपरली, पानी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, नीतू की तरह ग्लूकोज की ड्रिप्स चढ़ेंगी। तो हमने देखा कि जिस तरह से हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, हम भी पानी के बिना नहीं रह पाते हैं, उसी तरह से जर्म्स को भी पानी चाहिए होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे मॉइस्चर। तो जैसे हमको पानी की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही फूड स्पॉइल करने वाले जर्म्स जो हैं उनको भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तभी तो हमारी जो ब्रेड स्लाइस है, जैसे उस पर हमने पानी डाला था, 1 हफ्ते के अंदर वो स्पॉइल हो गई थी। इनफैक्ट सेकेंड डे से ही उसमें स्पॉइलेज होना स्टार्ट हो गया था। अब क्या करें, टेम्परेचर के लिए तो हमने बोल दिया कि या तो कम कर दो या बढ़ा दो रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में, तो अपने आप जर्म्स उस पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं मॉइस्चर की, तो मॉइस्चर को कैसे कंट्रोल करें। अब जो हमने प्रीवियस वीडियो में समर ट्री देखी थी, उसमें हमने देखा था कि जो भी लेयर्स, जो भी मिक्सचर था गुड़ का, शुगर का और मैंगो पल्प का, उसको बार बार सनलाइट में सुखाया जा रहा था। सनलाइट में क्या होता है, सनलाइट में जाने से जो भी पानी प्रेजेंट होता है ना, वो उड़ जाता है। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा, या अगर नहीं भी, ये जो इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन क्या है बच्चों, एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे पानी जब सनलाइट के कांटेक्ट में रहता है तो वो उड़ जाता है। अब ये इवेपोरेशन क्या होता है, इसको भी हम अपने अपकमिंग चैप्टर्स में कवर करेंगे। इस स्टेज पे आप ये ध्यान रखिए कि जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में कोई भी पानी की चीज आती है, ठीक है, इसमें क्या है, पानी है, तो क्या हो जाए, वो उड़ जाता है, पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है। अब हमें पता है कि जर्म्स को भी मॉइस्चर चाहिए है। जब हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से आम पापड़ बनाए जाते हैं, बार बार जो भी मिक्सचर था उसको सनलाइट में रखा जा रहा था। सनलाइट में रखने से क्या होता है, जो भी पानी होता है, मॉइस्चर होता है, वो उड़ जाता है। सिमिलरली अगर हमें किसी भी चीज़ को स्पॉइलेज से बचाना है, हम नहीं चाहेंगे कि उसमें जर्म्स की ग्रोथ हो जाए, तो क्या करेंगे, उसका मॉइस्चर जो है, उसका जो पानी का जो कंटेंट है, जो वाटर कंटेंट है या वाटर क्वांटिटी जिसे आप बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, उसे क्या कर दो, कम कर दो। तो जितना कम पानी होगा, जर्म्स की ग्रोथ भी उतनी कम हो जाएगी, राइट। तो जो आम पापड़ बनाया गया था, अब आपको समझ में आया होगा कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। ना सिर्फ आपको आम पापड़ की मेकिंग प्रोसीजर बताई गई थी, वहाँ पे आपको एक टेक्निक भी बताई गई थी कि भैया जितना मॉइस्चर, जितना पानी कम करोगे किसी भी खाने से, उतने ही कम उनमें जर्म्स ग्रो कर पाएंगे, और जितने कम जर्म्स ग्रो होंगे, उतने ही ज़्यादा दिन तक आपका जो खाना है वो स्पॉइलेज से प्रिवेंट हो जाएगा, बच जाएगा। इतना समझ में आया। तो पहली चीज़ क्या चाहिए जर्म्स को, टेम्परेचर। वो हमने खाने को गर्म करके या फ्रिज में रख करके उसको जर्म से बचा लिया। फिर इसके बाद में मॉइस्चर, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे जर्म्स को भी पानी चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या किया, उसको हमने सनलाइट में डाल दिया, जिसकी वजह से मॉइस्चर यानी कि वाटर की जो क्वांटिटी है खाने में वो हो गई कम और जर्म्स ग्रो नहीं कर पाए। तो टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया। अब तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ होती है, एयर में होती है। अब ज़रा आप ये बताओ, हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग में आपने क्या नोटिस किया है, क्या ऑब्जर्व किया है, हम इनहेल करते हैं यानी कि सांस अंदर लेते हैं और फिर सांस हम बाहर छोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सेल करना। तो इनहेल करने में और एक्सेल करने में होता क्या है, जब हम इनहेल करते हैं तो हम अंदर लेते हैं एयर, उस एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और जब हम एक्सेल करेंगे यानी कि जब सांस छोड़ेंगे तो भी हम एयर के ही थ्रू सांस छोड़ते हैं, तो उस एयर में क्या प्रेजेंट होती है, उसमें प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आपको ये नाम याद नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि एयर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन।
तो जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, हम बिना ब्रीदिंग के रह पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। हम कभी ट्राई भी नहीं करेंगे ब्रीदिंग को रोकने के लिए, 1 या 2 सेकंड के लिए ही क्यों ना। तो हमने क्या बोला, हमारे लिए ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग से क्या होता है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। अब जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे ही जो जर्म्स है ना वो बड़े कॉपी कैट होते हैं। हमें भी टेम्परेचर चाहिए होता है, हमें भी मॉइस्चर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, और हमें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो क्या करते हैं, हमें कॉपी करते जाते हैं। जर्म्स को भी ग्रो करने के लिए टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। अब क्या करें, अब एयर को कैसे रोकें फूड के कांटेक्ट में आने से? तो अब क्या होता है, आपने कई बार नोटिस किया होगा, आपके घरों में पिकल्स बनाए जाते हैं और मुरब्बा बनाया जाता है, मुरब्बा या अचार। इस पे क्या होता है कि बहुत सारा तेल डाल दिया जाता है। वो तेल करता क्या है, ऑयल। जैसे कि आप देख रहे हो इस इमेज में काफ़ी सारा यहाँ पे ऑयल आपको दिख रहा है। ये ऑयल क्या करता है, ऑयल एयर को कांटेक्ट में आने से बचा देता है फूड आइटम के। जो भी, जैसे कि आम का अचार डाला है तो आम की जो मैंगोज होते हैं, रॉ मैंगो, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाला जाता है ऑयल। इससे क्या होगा, जो एयर है वो इन मैंगो के जो पीसेस है उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमने फ्रिज में रख दिया, खाने को गर्म कर दिया। मॉइस्चर यानी कि वाटर कंटेंट को, क्वांटिटी को कम करने के लिए हमने सनलाइट में रख दिया। लेकिन एयर को कैसे रोके हम फूड आइटम के कांटेक्ट में आने से? तो हमने क्या किया, बहुत सारा डाल दिया तेल। अब जैसे ही तेल आ जाएगा तो एयर का जो कांटेक्ट है किसके साथ, खाने के साथ, वो टूट जाएगा। और जैसे ही टूटेगा तो जर्म्स ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। इतना क्लियर है? तो अभी हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करी हैं? हमने फूड स्पॉइलेज की जो मेन चीज़ें हैं, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम इस वीडियो में करेंगे कंक्लूड। क्या है वो कंक्लूजन, कि भाई फूड स्पॉइलेज होता क्या है, किसी भी तरह का अनडिज़ायरेबल चेंज खाने के टेक्सचर में, उसके कलर में, उसके टेस्ट में, उसके स्मेल में, तो हम बोल देंगे कि भैया ये खाना हो गया है स्पॉइल्ड, अब इसे कंज्यूम करना सेफ नहीं होगा, हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग हो जाए। फूड स्पॉइलेज कौन कॉज करेगा? तो हमने बोला जर्म्स कॉज करते हैं। अब दो जर्म्स के, मैंने आपको जर्म्स के 2 एग्जाम्पल भी बताए थे, बैक्टीरिया और फंगस। अब ये इतने छोटे होते हैं, जो नॉर्मल हम इंसेक्ट्स देखते हैं, कीड़े देखते हैं, उनसे भी छोटे होते हैं, इसलिए इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टर्म आपको याद नहीं भी हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ये जर्म्स जरूर ध्यान रखिए। ये जर्म्स ही हैं जो कि फूड स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं खाने को। अब इन जर्म्स को ग्रो होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं? टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एयर। टेम्परेचर को हमने कैसे कंट्रोल किया है? खाने को फ्रिज में रख के या खाने को गर्म करके। मॉइस्चर यानी कि पानी की क्वांटिटी को, खाने में खाने के अंदर वाटर की जो क्वांटिटी होती है उसको कैसे कंट्रोल किया गया है? उसको हमने कंट्रोल किया सनलाइट में रख के। जो हमने आम पापड़ की जो प्रोसेसिंग देखी थी, मेकिंग देखी थी, कि उसमें किस तरह से डेली जो मिक्सचर था उसको सनलाइट में जाकर के सुखा रहे थे। सनलाइट में क्या होता है, सनलाइट इतनी गर्म कर देती है किसी भी चीज़ को कि उसमें से जो पानी होगा वो उड़ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ये हम अपने अपकमिंग चैप्टर्स में कवर करेंगे। इस स्टेज पे आप ध्यान रखिए कि जो सन से निकलने वाली लाइट होती है, सनलाइट, वो इतनी गर्म होती है कि उसके सामने जो भी वाटर आएगा वो उड़ जाएगा। इतना क्लियर है आपको? फिर थर्ड चीज़ क्या चाहिए जर्म्स को? ऑक्सीजन यानी कि एयर चाहिए है। इसे कैसे रोकें? तो हमने क्या किया, जो हम अचार और मुरब्बा बनाते हैं उसमें हम बहुत सारा तेल डाल देते हैं। तेल से क्या होता है कि एयर का कांटेक्ट फूड आइटम से कट जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से जर्म्स उस पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। इतना क्लियर है? ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि जर्म्स को चाहिए हैं फूड को स्पॉइल करने के लिए। और अगर हमने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया ना, फिर हमारा फूड स्पॉइल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, होगा, लेकिन शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। शेल्फ लाइफ क्या होता है? वो टाइम, वो ड्यूरेशन जब तक आपका खाना फ्रेश रहे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जो ड्यूरेशन है, जो शेल्फ लाइफ है, वो इंक्रीज हो रही है। जैसा कि हमने समर ट्रीट में जो स्टोरी थी उसमें हमने देखा था कि जो बच्चों की जो मदर थी वो जो मैंगो पिकल बनाती थी वो 1 साल तक चलता था। 1 साल तक कैसे चल रहा था? इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करके चल रहा था। इसके साथ ही एक चीज़ और है, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि
जिस तरह से टेम्परेचर अगर बहुत कम कर दिया या बहुत बढ़ा दिया तो क्या होगा, जर्म्स ग्रोथ नहीं कर पाते। सिमिलरली अगर सॉल्ट और शुगर बहुत ज़्यादा कर दी है किसी फूड आइटम पे तो भी जर्म्स उस पर ग्रो नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल हमें हमारी जेलीज, मुरब्बा और अचार में देखने को मिलता है कि तेल के साथ साथ उसमें बहुत सारा नमक भी डाला जाता है और शुगर भी डाली जाती है मुरब्बा में या मीठे अचार में या जेलीज में। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्ट और शुगर होगा जर्म्स की ग्रोथ उतनी कम हो जाएगी। जर्म्स को ज़्यादा नमक और ज़्यादा शक्कर बिल्कुल नहीं चाहिए होती है, बैलेंस्ड होते हैं वो, बिल्कुल बैलेंस्ड रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, हम भी बड़े स्मार्ट हैं, हमको पता चल गया कि उनको ज़्यादा नमक नहीं चाहिए, ज़्यादा शक्कर नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको ऑपोजिट ही कर दिया, हमने ऐड कर दिया ज़्यादा नमक या ज़्यादा शक्कर, जिससे क्या होगा, जर्म्स बिल्कुल ग्रो वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इतना क्लियर है आपको? तो इसी के साथ हमने हमारा चैप्टर किया है कंप्लीट। सबसे पहले हमने फूड स्पॉइलेज समझा कि फूड स्पॉइलेज होता क्या है। आज हमने उसको कंक्लूड भी किया कि 3 बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जर्म्स को ग्रो करने के लिए। एक तो टेम्परेचर, दूसरा मॉइस्चर और तीसरी एयर। तीनों को अगर कंट्रोल कर लिया गया है तो आपका खाना बहुत दिन तक स्पॉइलेज से प्रिवेंट हो सकता है। जैसे कि पिकल्स हैं, अचार वगैरह होते हैं, 1-1 साल तक जो है ना वो चल जाते हैं, उसको हम कंज्यूम करते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं। इतना क्लियर है? फिर इसके बाद में हमने डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी की भी इंपॉर्टेंस जानी कि बिना डेट ऑफ एक्सपायरी चेक किए बगैर हमें कोई भी फूड आइटम खरीदना नहीं चाहिए है। तो इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने होंगे उस चैप्टर के अंदर कवर। राइट? करना क्या है आपको? कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में अपग्रेड कर देना है और इस टॉपिक के सभी नोट्स आपको अवेलेबल हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर magnetbrains.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।